काफ़ी दिनों से एक लड़की बेहद परेशान थी, बहुत परेशान थी। दरअसल उसके एक राज की बात पता चल गई थी। वह उस राज की बात को बताना चाहती थी लेकिन सोचकर घबरा रही थी, कहूँगी तो यह हो जाएगा, नहीं कहूँगी तो ऐसा हो जाएगा। वो बार-बार सोच रही थी और उसके दिमाग में आया था कि क्यों ना कह दूँ, लेकिन कहने पर वो डर रही। सोचने पर इसलिए मजबूर थी क्योंकि 2 दिन के बाद उसकी शादी भी होने वाली थी। आखिरकार वह चाहती थी कि अगर मैं शादी हो गई, यहाँ से चली गई और यह राज की बात यहीं रह जाएगी तो कहीं ऐसा ना हो कि अर्थ का अनर्थ हो जाए। कुछ बात बहुत बड़ी ना हो जाए। आखिरकार उसने सोचा कि शादी से पहले वो एक पत्र लिखती है और पत्र लिखने के बाद जिस व्यक्ति की बात है वहाँ तक पहुँचा देगी। आखिरकार उसने पत्र लिखा और पत्र लिखने के बाद वह सोच रही थी कि जब भी मौका होगा तुरंत ही वो ले जाकर दे देगी। इसलिए उसने उस पत्र को वो बड़े छुपा के एहतियात से रख दिया। लेकिन जैसे ही उसको मौका मिलता है, आज चिट्ठी देने का वक्त आ चुका है, तुरंत वो चिट्ठी को निकालने के लिए जाती है तो वहाँ जाकर जो देखती है तो चिट्ठी गायब थी। वो सोचने पर मजबूर थी, आखिरकार ये क्या हुआ। जिसके लिए चिट्ठी लिखी थी वह चिट्ठी उसी के पास पहुंची है या जिसके खिलाफ थी या उसके पास पहुंची है। वह सोच सोचकर परेशान हो जाती है। उसकी शादी होती है और वह वहां से विदा होकर अपने ससुराल चले जाते हैं। ससुराल तो चली जाती है लेकिन 1 साल बाद यानी बीतने के बाद आखिरकार जिसको चिट्ठी देनी थी उसका कत्ल हो जाता है। अब वो सोचने पर मजबूर थी, लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ। जब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया है तो अचानक से वो चिट्ठी निकलकर सामने आ जाती है। और जैसे ये चिट्ठी निकलकर सामने आती है तो पुलिस इस घटनाक्रम का खुलासा कर देती है। यह घटना उस दौर की सबसे चर्चित घटनाओं में से ये घटना बन जाती है, आखिरकार बड़ी घटना बन जाती है। और आखिर क्या यह पूरा माजरा क्या है, उस चिट्ठी के पीछे की कहानी क्या है कि कत्ल होने से 1 साल पहले चिट्ठी लिख दी गई थी और ये कत्ल हो जाता है। तो इसी कहानी के माध्यम से आज यह जानने की समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका भाई कैलाश कुमार। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश जिला बारा का एक गांव लगता है आकाखेड़ी। बात कर रहा हूँ 26 मार्च 2021 की सुबह 7 बजे के आसपास। राजू नाम का एक लड़का जो इसी गांव का रहने वाला होता है और वह अपने चाचा के यहाँ पर दूध लेने के लिए जा रहा था। और जैसे ही अपने चाचा का दरवाज़ा सुबह 7 बजे बजाना सिया खटखटाया शुरू किया, आहट यानी करना शुरू कर दिया, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। परेशान हो जाता है, कभी चाचा को आवाज़ लगाता है तो कभी चाची को आवाज़ लगाता है तो कभी अपने छोटे भाई और बहनों को आवाज़ लगाता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। काफ़ी देर हो जाती है और उसके बाद उसे लगता है कि जो उसकी रोज़ की आदत थी, क्योंकि रोज़ दूध लेने के लिए उसे घर में ही आना होता है। अब इस घर के दरवाजे की खास बात यह है, अगर ज़ोर से धक्का मार दिया जाए तो वो खुल जाता है। उसने वही तरीके अपनाए उस दरवाजे को, जब ज़ोर से धक्का मारा तो अंदर से बंद है, फिर भी वो खुल जाता है, क्योंकि इस तरह के जो एक सांकल जिसे बोलते हैं वह लगी हुई थी। और दरवाज़ा पुश करने पर जब खुल जाता है तो आखिरकार जब दरवाज़ा खुलता है, जाकर जो उसने घर के आंगन में देखा तो उसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो ज़ोर ज़ोर से चीखता चिल्लाता है। चीखने चिल्लाने वाली बात दरअसल जो उसके चाचा थे, चाचा जिनकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास होती है, जिनका नाम प्रेम नारायण मीणा होता है। और वह बिस्तर पर लेटे हुए थे और उनको ऐसा लग रहा था कि किसी बुरी तरह से काटा गए हैं या पीटा गए हैं। और ये तुम्हारे कि जो उनका जो शरीर था वो चारों तरफ से खूंचे लथपथ यानी नहाया हुआ था। वो ज़ोर ज़ोर से चीखता चिल्लाता है तो उसकी चीखे की आवाज़ उसकी चाची तक पहुंच जाती है। चाची रुक्मणी यह बात सुनने के बाद आती है और कहती है, क्या बात है, क्यों सुबह सुबह इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हो, आखिरकार हुआ क्या है। इससे पहले कि राजू अपने चाचा चाची रुक्मणी को कुछ बता पाता, चाची ने अपनी आंखें से अपने पति को बिस्तर पर जो मरे हुए हालत में और जितनी बुरी हालत में देखता उनकी भी चीखें निकल जाती है। अब चाची थी और भतीजा भी अब जोर जोर से रो रहे थे, चीख रहे थे। तो जो 2 बच्चे हैं घर के वो एक कमरे में हैं, लेकिन बाहर से कुंडी लगी हुई है। आखिरकार उस कुंडी को खोला जाता है। बच्चों ने पूछा कि आखिरकार हुआ क्या। तो रुक्मणी रोते रोते कहती है कि तुम्हारे पिताजी अभी दुनिया में नहीं रहे, देखो किसी ने उन्हें बहुत बुरी तरह से मार दिया। उस औरत के रोने की आवाज़ जो थी वह अब आसपास के घरों तक पहुंच जाती है और देखते ही देखते पूरे गांव के लोगों से घर में जमघट लगा जाता है। पूरे इकट्ठे हो जाते हैं देखने के लिए कि आखिरकार हुआ तो क्या हुआ। बताया जाता है कि यही गांव के किसी व्यक्ति ने नज़दीकी पुलिस स्टेशन जो कि छिपा बड़ौद एक पुलिस स्टेशन लगता है, वहाँ पर सूचना दी जाती है और बताया जाता है कि साहब एक शिक्षक है जो सरकारी विद्यालय में पढ़ाते हैं, नाम उनका प्रेम नारायण मीणा है, जिनकी लगभग 45 साल के आसपास है। आप जितनी जल्दी हो सके मौके पर आ जाइए। एसएसओ जो एसएचओ है इस सूचना को सीओ को देता है और सीओ सूचना को एसपी को देता है। और एसपी 12 ने एकदम बोल दिया कि जितनी जल्दी हो सके इस मामले की जांच पड़ताल करिए और हत्यारों को उनको पकड़िए और उसको जेल भेजिए। अब एसओ अपनी टीम को साथ रामस्वरूप सिंह, साथ सर्किल ऑफिसर अमेंद्र सिंह, अपनी टीम के साथ प्रोबेशनरी अधिकारी जयप्रकाश अटल वो भी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं। साथ ही डॉग स्क्वाड, एफएसएल टीम और फॉरेंसिक टीम यहाँ आती है और जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। जो डॉग आया था वो डॉग इसी घर के चक्कर लगा रहा है।
इधर से उसे उधर, लेकिन घर से बाहर वो नहीं जा रहा है। कभी छत पे जाता है तो कभी नीचे आ जाता है। पुलिस वाले भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिरकार मामला क्या है। सबसे पहले पूछा जाता है राजू से पूछा जाता है। राजू कहता है कि साहब, मैं रोज़ ही इस घर में दूध लेने के लिए आता हूँ और सुबह 7 बजे मैंने काफ़ी आवाज़ें लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई आहट नहीं हो रहा था, कोई अंदर से जाग नहीं रहा था। तब उसने ज़ोर से जो पुश किया, वो धक्का जो लगाया तो दरवाज़ा खुल जाता है, इसलिए वो जैसे ही आता है तो उसकी चीख निकल जाती है। उसने चाची भी जाग जाती है और उसने बताया कि जो उसके छोटे भाई बहन हैं, उनके कमरे का जो दरवाज़ा था वो बाहर से बंद था। आखिरकार पुलिस में मामले की पूछताछ करते तो पता चलता है कि मध्य प्रदेश का जिला एक फतेहगढ़ का एक सरकारी विद्यालय होता है प्रेम नारायण मीणा, वहीं पर सरकारी शिक्षक थे। और यहाँ पर यानी कि अपने जो मूल गाँव है, यहाँ पर वो 15 से 20 दिन में एक दिन के लिए आया करते थे। इनकी हत्या क्यों क्यों की है, किसने की है, इसके पीछे बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे। पूरा गांव ही जानना चाहता था, और जब गांव जानना चाहता था तो पुलिस भी इन सवालों के जवाब तलाश करना शुरू कर देती है। पुलिस ने गांव के दुश्मनों की दोस्ती की सभी की सूची तैयार कर ली। सभी से बारी बारी से पूछताछ की, खासकर राजू से पूछताछ की, क्योंकि राजू ने सबसे पहले अपने चाचा को जिस हालात में देखा था, तो कहीं ना कहीं राजू भी इस पुलिस के लिए सस्पेक्टेड था। हालांकि जब राजू से बातचीत कर रहे थे तो बड़े आत्मविश्वास के साथ अपनी पूरी कहानी बता रहा था। उसके जो भी उसकी जवाब थे वो एक ही थे, जैसा पहला था वैसे दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। तो इसलिए पुलिस को लगता है कि शायद यह राजू के पास ऐसा कुछ नहीं है। अब उसकी जो पत्नी थी रुक्मिणी, उससे पूछा जाता है तो रुक्मिणी भी एक तरह के जवाब दे रही थी। ऐसा भी नहीं लग रहा था कि कोई रुक्मिणी किसी से बात छुपाने की कोशिश कर रही हो। तभी जो बच्चे थे उनसे पूछा जाता है, बच्चों को अलग अलग लेके जाते हैं। बेटी जिसका नाम ऋचा होता है और बेटा जिसका जो बेटी होती है उसका नाम ऋचा होता है, और जो बेटा होता है उसका नाम वैभव होता है। और वैभव और जो विभव और ऋचा दोनों का जिस प्रकार से पूछा जाता है, तो वैभव और ऋचा ने बातचीत करना शुरू कर दिया, और बातचीत करते करते रोते रहे अपने पिता को देखकर, क्योंकि उनके पिता तो मर चुके हैं। इसके बाद जो बेटी होती है ऋचा, वह घर जाती है। अंदर कमरे में जाने के बाद एक चिट्ठी लाकर दे देती है। जैसे चिट्ठी लाकर देती है तो उसके बाद फिर पुलिस से पूछती है कि इस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है, तो वो कहती है कि यह चिट्ठी हमारी बड़ी वाली बहन ने शादी से एक दिन पहले लिखी थी, और हमने इस चिट्ठी को अपने पास छुपा के रख लिया था। बोली यह बात कब की है, तो यह बात साल 2020 की थी। मर्डर 2021 में होता है, 1 साल इस बात को कहा जाता है। आखिरकार पुलिस ने जो उस चिट्ठी को खोला, तो उस चिट्ठी को खोलने के बाद जब पता चलता है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है। दरअसल उस चिट्ठी में लिखा था कि मैं अपनी माँ को बदनाम नहीं करना चाहती, लेकिन पिताजी जो घर का नौकर है ना, यह घर का मैं रहना नहीं चाहिए, बस इतना उसने लिखा था। अब नौकर के बारे में पूछा जाता है तो नौकर का नाम होता है जितेंद्र उर्फ जीतू बैरवा, जो कि छिपा बड़ौद थाना क्षेत्र के गांव पटोलिया जो परोलिया का निवासी होता है। अब पुलिस ने इसे पूछताछ करनी शुरू किया, उसके बारे में पता किया, तो साल 2019 में इसके घर में एंट्री मारी थी। साल 2019, 20, 21 ये 2 साल लगातार रहता है। आखिरकार जब उसके बारे में पूछा जाता है तो उसके बारे में पता चलता है, और पुलिस उसको भी हिरासत में लेती है। अब रुक्मिणी से पूछा जाता है कि पूरी कहानी के बारे में, तो रुक्मिणी बताती है कि 65,000 रुपये प्रति के हिसाब से उसको 6500 रुपये के हिसाब से पूरा उसको महीने भर रखा गया था, और खेती बाड़ी भी करेगा और खेती की रखवाली भी करेगा। जो पति हो मध्य प्रदेश के फतेहगढ़ जिले के अंदर सरकारी विद्यालय में शिक्षक है, वो महीने में 1 या 2 दिन के लिए मुश्किल से आता है और वो चला जाता है। पति की दूरी और नौकर के घर में रहना, दरअसल यह जो अब अपने से 8 साल छोटे इस नौकर से रुक्मिणी अटैच हो जाती है, और उसके साथ वो प्यार मोहब्बत में जाल में फंस जाती है, और इतना नज़दीक पहुंच जाती है कि भाई ये भूल जाती है कि आखिरकार कहीं कोई छुप के इसको देख तो नहीं रहा। जो बड़ी बेटी थी उसने शादी से कुछ दिनों पहले ही अपनी माँ को उस नौकर के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, और यही बात वह अपने पिता को बार बार बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार एक बेटी अपने पिता से ये बात कहे तो कहे कैसे, क्योंकि कि पिता से बेटी बात नहीं कर सकती। हालांकि माँ से बेटी जरूर बात कर सकती है, लेकिन सारे के सारे जो ऐप थे, परेशानियाँ थी, जो ऐप थे वह माँ से ही होती थी। फिर भी उसने एक चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी लिखने के बाद उस बात को बताने की कोशिश में जुटी हुई थी, लेकिन इस बात को बता नहीं पाती, क्योंकि चिट्ठी जो उसने छुपा के रखी थी, छोटे भाई बहनों ने उस चिट्ठी को देख लिया था और चिट्ठी को अपने पास रख लिया। उन नासमझ बच्चों को इतना भी नहीं पता था कि आखिरकार चिट्ठी को देना है कि नहीं देना है। पिता से कई बार जिक्र कर देते हैं, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन जैसे ही पुलिस को चिट्ठी देते हैं तब आखिर पुलिस रुक्मिणी से पूछताछ करती है। अब यह पता चलता है कि इस नौकर के साथ इससे शारीरिक संबंध बन जाते हैं।
वो जब मन करता था, जब घर में आता था, जैसा चाहता था वैसा रहता था, और रुक्मिणी भी इस रिश्ते को लेकर बेहद खुश रहती है। लेकिन जो कभी कभार उसका पति जो सरकारी शिक्षक है वो घर पे आता था, एक बार उसने भी अपनी पत्नी को कुछ ऐसी हरकतें करते देख लिया उस नौकर के साथ जो 8 साल छोटा होता है। तभी उसने लगने लगता है कि शायद इस नौकर को अब इस घर में नहीं रहना चाहिए। यानी कि खासकर यह तब की बात है जब लॉकडाउन का समय चल रहा था। तब लंबे समय तक शिक्षक घर पर रहता है, और घर पर रहने के दौरान इस नौकर को और उस की मालकिन को आपस में मिलने का एक वक्त नहीं मिल पा रहा था। और इसी बात को देखते हुए बस उसे लगता है कि क्यों ना इसे रास्ते से हटाया जाए। और तभी रास्ते से हटाने का जब प्लान करते हैं तो प्लानिंग बड़ी खतरनाक होती है, और बड़ी खतरनाक करते हैं। दरअसल यह 25 मार्च 2021 की रात की बात है। यह महिला जो होती है अपने बच्चों को एक कमरे में उम्र माने बंद कर देती है, और अपने पति से कहती है कि तुम मुझसे दूर रहना, मेरे पास भी मत आना। यानी कि वह अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। रात को जैसे 1 बजता है तो उससे पहले उसने अपने घर के पीछे वाले हिस्से में एक बड़ी सी रस्सी डाल दी थी जो ज़मीन से सट रही थी। और जो घर का नौकर होता है जिसका नाम जितेंद्र होता है, वह अपने दोस्त हंसराज के साथ लगभग 1 बजे के आसपास उसी रस्सी पर चढ़ जाता है, और चढ़ने के बाद सीधा घर के आंगन में आता है। और वह सरकारी शिक्षक को बिल्कुल भी संभलने का मौका नहीं देता है। एक के हाथ में तलवार होती है, दूसरे के हाथ में कुल्हाड़ी होती है, और वह जितनी ताकत से एक साथ वार पे वार कर रहे थे, शिक्षक को संभलने का मौका ही नहीं मिला, और उसकी वही घटना स्थल पर ही मौत हो जाती है, दम तोड़ देता है। और इसी घटना के बारे में सुबह 7 बजे के आसपास पता चलता है लोगों को। जब सुबह 7 बजे के आसपास पता चलता है तब तक उसका जो ब्लड था वह पूरी तरह से जम चुका था। आखिरकार पुलिस ने उस महिला को हिरासत में लिया। जो उसका प्रेमी था उसको भी हिरासत में लिया, साथ ही जो प्रेमी दोस्त था उसको भी हिरासत में लिया, और हिरासत में लेने के बाद उसको जेल भेज दिया। जब मैं इस कहानी को पढ़ रहा था तो कुछ दिन पहले उस आरोपी को शायद बताया जाता है कि जमानत मिल गई थी, लेकिन मामला भी कोर्ट में विचाराधीन है। बहुत जल्द इस मामले में फैसला आने वाला है। यह जो तारीख है 31 जुलाई 2025 को मैं इस कहानी को सुना रहा हूँ, और अगले ही महीने अगस्त महीने में शायद इस मामले में कोई सुनवाई वगैरह होगा, ऐसा बताया जा रहा है। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सौंपने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। काश उस बेटी ने अपने पिता के लिए जो बात संदेश देना चाह रही थी, उस चिट्ठी को बताना चाह रही थी, काश वो पहली चिट्ठी हाथ में लगी होती तो दोबारा हिम्मत कर लेती। हिम्मत करने के बाद अपने पिता को बता देती तो शायद उसका पिता बिल्कुल सतर्क हो जाता। अगर सतर्क हो जाता तो शायद उसको कभी मारा नहीं जाता। वो हो सकता है कि अपनी पत्नी से अलग हो जाता, या उसे अलग होने का कोई ऑफर दे देता, और दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर मध्य प्रदेश फतेहगढ़ में जाकर रहना सहना शुरू कर देता। अब फिलहाल जो उसके बच्चे हैं ऋचा और साथ ही उसका बेटा वैभव, उनकी परवरिश कैसे हो रही होगी, और आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं महिला के गलत फैसले से पूरा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया, और सरकारी नौकरी वाला एक शिक्षक भी हाथ नहीं वो भी हाथ से निकल गया। दोस्तों, जाते जाते आपका भाई एक बार फिर से पवन कुमार जो हरियाणा से हैं, और दूसरा भाई आपका जो प्रवीण कुमार है, इनका बहुत बहुत शुभकामनाएं जो इनका आज जन्मदिन है। जय हिंद, जय भारत।